हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऐसे 105 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। यकीन मानिए, कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और बताइए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे। बहुत अधिक व्याख्या नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मकसद है कि हम आपका फटाफट रिवीजन करवा दें और ये प्रश्न क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था, बताओ। और इसका उत्तर अगर आपने गेस किया है 1909, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसको क्या कहते हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट, ये अस्तित्व में आया था और इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, या फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया, गेस करिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, 1958 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए, बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार को समाप्त किया गया, सारे अधिकार दे दिए गए किसको, भारत सचिव को, किस अधिनियम के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में 1857 की क्रांति के बाद। बताओ कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बहुत आसान प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1917 की घोषणा में क्या वायदा किया गया था। अगस्त 1917 की घोषणा में क्या वायदा किया गया, बताओ। क्रमिक चरणों में स्वशासन। ठीक है, तो ये घोषणा हुई थी अगस्त 1917 की घोषणा में। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना, या नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब बताइए, गेस करिए। आंसर ए होगा इसका, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। ये 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किस में किया गया है। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया है, गेस करिए, 1892 के अधिनियम में, यानी कि हमारा विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान हुआ था। तो ये प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1919 के अधिनियम में, इसको मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड कहते हैं ना, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। तो उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्षों के पश्चात। ठीक है, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ सदस्य कौन थे। फर्स्ट लॉ मेंबर कौन थे। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में क्या था। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, या प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था, या। तो देखो यहाँ पर जो सही जवाब है ना, वो ऑप्शन ए ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 12 पे। भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत परिषद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो ये काम भी किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही, तो सही जवाब ऑप्शन ए है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित
संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना कब हुई? 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1937 में। और क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। विकल्प ए आपका सही है। करो या मरो, डू और डाई का इतिहास प्रसिद्ध संदेश किसने दिया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया कब? बताओ। सही जवाब 42, 1943, 1945 या 1946। डी होगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को भेजा गया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन बी। और कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? तो नहीं, कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प देखते हैं। प्रांतों का समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान का निर्माण। तो ए, बी, डी सही है, सी गलत है। इसी को आप क्या करेंगे? ये हमारा आंसर है। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इस योजना को क्या कहते हैं? कहते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है, विकल्प सी। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में 1946 में भेजा था मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया? भारत और पाकिस्तान के रूप में जो विभाजन का प्रस्ताव था माउंटबेटन की योजना में ही रखा गया था। इसे ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? बताओ। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था? कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था? 389। ठीक है, ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में कौन सदस्य नहीं था? बताओ। तो महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी थे। ब्रिटिश शासन द्वारा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाया गया? मतलब राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का प्रयास किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 27। सही जवाब 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसे मॉन्टेमर्लो सुधार भी कहा जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? संविधान सभा का जो गठन हुआ किसकी अनुशंसा से किया गया, किसकी सलाह से? तो सही जवाब ऑप्शन सी है, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन सी करेक्ट है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? बताओ। तो याद रखना ऑप्शन ए को जुलाई 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 30 का सही जवाब बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पे देखो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष, तो 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक होती है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी कि 31 का ए, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन डी। इन प्रश्नों को रट लेना क्योंकि ये प्रश्न बार बार आते हैं और इसमें जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 32 का सही जवाब डी में आएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? 34 डॉक्टर बी एन राव को। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? तो सही जवाब 13 दिसंबर 1946, विकल्प ए है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है, 36 का बी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा 37। ठीक है, तो 37 पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 37। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? 38 सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 39 ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 25 जनवरी 1950 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वोटर्स डे मनाया जाता है उसी दिन। तो घटना आपको याद आ गई होगी, कमेंट करके बताओ। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो याद रखना है इसको, विकल्प सी इसका। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ठीक है, संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां गठित की थी? 41 सही जवाब है 13। ठीक है, 13 कमिटीज बनाई गई थी, 13 नियुक्तियां हुई थी। ठीक है, अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 42 सही जवाब है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो विकल्प 20 का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ गया है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विकल्प डी इसका करेक्ट है। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संपूर्ण संविधान के निर्माण में लगा था कितना समय? विकल्प ए सही है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ? जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? 46 का सही जवाब है जनता में। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है बताओ? तो सही जवाब है मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो देखो प्रश्न क्या है कि संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है?
इसका क्या अभिप्राय है? भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? तो भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 49 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 पे चलते हैं। भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? 52 सही जवाब इसका क्या होगा? देखो डी, मतलब संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है और संसद द्वारा उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। तो ए और सी दोनों सही है, यानी कि विकल्प डी को हम उत्तर मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? 53 है, सही जवाब इसका हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, जो संघात्मक स्वरूप है ये कनाडा से लिया गया है। 54, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? बेसिकली इसको ऐसे समझिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, 54 का सी। 55 पे आते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो सही जवाब है आयरलैंड। भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? 56 सही जवाब बी है, अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? 57 है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसके बाद आते हैं 58 पे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो ये है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको भी याद रखना, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लगभग इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो हर परीक्षा में आ जाता है। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो कौन सा लक्षण है जो भारतीय संविधान में नहीं है? संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है ये, 59 है, सही जवाब इसका हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ठीक है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, जो विधान परिषद है वो साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कब तक रोक सकती है, ये क्वेश्चन है। तो सही जवाब है 2 माह की देरी कर सकती है बस। 60 का जवाब सी होगा। यदि 14 दिन के भीतर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, या फिर यहाँ पर देखिए विकल्प में क्या दिया गया है कि फिर विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मानना होगा, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61 का बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प है वो सही होगा बी। बी कौन सा विकल्प है? दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा। यदि 14 दिन के भीतर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होता है। 61 का सही जवाब बी होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार, अब यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। 62, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में न्यायाधीश की सम्मति आवश्यक नहीं है, या स्थानांतरण के मामले में संबंधित न्यायाधीश की सम्मति आवश्यक है, या स्थानांतरण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। नन ऑफ द अबव। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब
सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार स्थानांतरण के मामले में संबंधित न्यायाधीश की सम्मति जो है ये आवश्यक है। 63, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? 63 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो संघ सूची के विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है, करेक्ट। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, करेक्ट। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, सही। अवशेष विषयों के संबंध में राज्य कानून बना सकते हैं, गलत। इस पर कानून जो है केवल केंद्र बनाता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जो कि गलत है। तो यही पूछ भी रहा था कि कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है वित्त आयोग के द्वारा। अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास कर नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार किसको है? नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार किसको है? तो केवल राज्यसभा को है, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए प्रावधान किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का, यानी कि विकल्प बी हमारा करेक्ट। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 68, जून 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कौन सा आयोग नियुक्त किया जाता है, ये प्रश्न है बेसिकली, और इसका सही जवाब है वित्त आयोग। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने और उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है संसद को। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही जवाब इसका होगा भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक रट लेना इसको, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं और प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किया गया है? कौन सा मूल अधिकार है संविधान में केवल नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं? सही जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ पर विकल्प ए, बी, सी तीनों सही हैं। अनुच्छेद 15, 16 और अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त राज्याधीन नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 15 में प्रदत्त नागरिकों के बीच में केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये सभी अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 73। सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल 23 अनुच्छेद हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? अब ये प्रश्न देखो आ गया, बार बार आ रहा है। तो संपत्ति का अधिकार, इसे अब 300 क में रख दिया गया है, ठीक है। समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है? तो ये है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, यानी कि सभी यहाँ पर सही हैं, विकल्प डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक
नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? सही जवाब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए निम्न में कौन से लेख जारी किए जा सकते हैं? 78 का सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण भी, परमादेश भी और प्रतिषेध भी। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यही हमारा उत्तर है। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? 79 का सही जवाब है अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 81 कहता है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना ये धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना ये धार्मिक स्वतंत्रता मानी गई है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मैच कराना है, निम्न को मिलाइए। उसके बाद अस्पृश्यता का निवारण, उपाधियों का अंत, कानून के समक्ष समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। 82 तो देखो अस्पृश्यता का निवारण किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में, और उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में, ये भी याद रखना। कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में है, और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? 83 सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में सबसे पहले संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? 84 सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 4 में। 85 को देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब है 85 का बी अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में प्रमुख अंतर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में प्रमुख अंतर क्या है? सही जवाब है इसका मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार निषेधात्मक हैं जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 86 का सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व कौन सा है? आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व कौन सा है? 87 तो ये हो जाएगा प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करना। पहला हो गया राज्य के प्रत्येक नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सही। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन, ये भी सही, यानी कि विकल्प डी सही है। उपयुक्त सभी तत्व यहाँ पर सही हैं। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? सही जवाब है अनुच्छेद 45, विकल्प ए सही है। ठीक है, इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा? 89 तो 89 का संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि, सही है। राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, ये भी सही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करना, ये भी सही है, यानी कि विकल्प डी सही है। सभी सही यहाँ पर। संविधान के अनुच्छेद 39 के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में है। इसको जोड़ा गया था कब? 90 का सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? तो दोनों एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं और उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। विकल्प बी करेक्ट है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से किन निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से किन निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है? 93rd का सही जवाब बताइए। कमजोर वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो ये भी सही है। औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था, ये भी करेक्ट है। बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं, तो यानी कि विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को लागू करेगा? तो ये तो बहुत आसान है, उत्तर आपको पता होगा, 14 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो देखो एक फार्मूला है इसके लिए, कौन सा है? तो ये है पहला फार्मूला, इसको याद रखना, विकल्प ए वाला। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग दीजिए कितने का? 1000 का। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, मतलब इसका मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? 96। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदनों की सदस्यों की संख्या प्लस 1000। ठीक है। तो इसका जो पहला फार्मूला है ये यहाँ पर अप्लाई होता है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो 97 यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब शंकाओं और विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो 97 का है सही जवाब ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? तो 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 15,000 रुपये। वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये देखिए बहुत बेसिक सवाल है, समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है। तो इस पर बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल एक आइडिया आपको लग जाएगा, जैसे कि 30 लाख वार्षिक माना जाता है इसको। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। विकल्प ए इसका करेक्ट है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? 101। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, 14 दिन पूर्व। और संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो
तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जो जांच है वो करेगा दूसरा सदन, आरोपों की जांच करता है। तो विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति होता है। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। और किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो क्या होता है? ऑप्शन 104 का बी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये जो है स्थगित नहीं किया जा सकता, एक उपयुक्त आधार होता है। और भारत में अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव संपन्न हुए हैं? तो इसका उत्तर आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के बारे में आपने क्या सोचा, मतलब कैसा लगा आपको वीडियो, आपकी राय अपेक्षित है। प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।